5 वाजता, चारची जरी वेळ असली तर मुख्य कार्यक्रम 5 वाजता सुरू होईल. त्या कार्यक्रमामध्ये देशातील ज्येष्ठ सामाजिक राजकीय विश्लेषक आदरणीय प्राध्यापक योगेंद्रजी यादव साहेब यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे. आणि त्यासाठी आज दिवसभर यादव साहेबांच्या सोबत आपण सगळे अनेक जण आहेत. एक बैठक आत्ताच भारत जोडोची व्यापक बैठक इथं झाली आणि या बैठकीला केवळ लातूरच नाही तर अनेक जिल्ह्यातले प्रतिनिधी प्रामुख्याने हजर होते. म्हणून जास्त वेळ या पत्रकार परिषदेला न लावता, कारण त्यांचेच विचार तुम्हाला ऐकायचे. साथी या ठिकाणी सुभाष लोमटेजी इथं आलेले आहेत संभाजीनगरहून. आमचे मार्गदर्शक प्राचार्य नागराजी कुंभार सर, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष माधव बावगे सर, त्याचबरोबर इथं उपस्थित असणारे शिवाजीराव शिंदे, प्राध्यापक सुधीर देशमुख, सुनीताताई आरळीकर आणि या मंचचे सर्वजण, पांडुरंगजी देडे. या ठिकाणी या पत्रकार परिषदेला सुरुवात करत असताना मी साथी सुभाषजी लोमटे यांना विनंती करतो की ते बोलतील आणि त्यानंतर योगेंद्र यादव आपल्याशी संवाद साधतील आणि एक चांगला योग लातूरमध्ये वैचारिक देवाणघेवाणीचा, संवादाचा हा आहे असं मला वाटतं. आणि आपण मोठ्या संख्येने आला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत करतो. खरं तर योगेंद्र यादव तुमच्याशी संवाद साधतील, परंतु हे सरकार इतक्या मोठ्या मेजॉरिटीने सत्तेवरती आल्यानंतर ताबडतोब त्यांना सामाजिक संघटनांमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरती अंकुश कसा ठेवता येऊ शकेल या संदर्भातल्या हालचाली सुरू झाल्या. आणि परवा आपण सगळ्यांनी पाहिलं की भारत जोडो अभियानचं नाव घेऊन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना जे काही बोलायचं आहे ते बोलले. खरं तर भारत जोडो अभियानच्या संदर्भात देखील काही प्रश्न, काही भूमिका योगेंद्रजी मांडतीलच, परंतु देशामधले जवळपास लोकांच्या प्रश्नावरती कार्यरत असणारे, मग ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर असतील, कामगारांच्या प्रश्नावर असतील, दलित आदिवासींच्या, महिला युवकांच्या, पर्यावरणाच्या, शेतीच्या, अशा वेगवेगळ्या विषयांवरती कार्यरत असणारे कार्यकर्ते, त्यांच्या संघटना या गेल्या 1.5-2 वर्षापासून भारत जोडो अभियानशी एकत्र येऊन ते या देशाचं संविधान आपल्याला सगळ्यांना मिळून वाचवलं पाहिजे या एका दृष्टीनं ते एकत्र आलेले आहेत. निश्चितपणे लोकसभेमध्ये पुन्हा गेल्या 10 वर्षामधला अनुभव लक्षात घेता पुन्हा भाजप सत्तेमध्ये जाणार नाही याच्यासाठी आम्ही काम करू. याचा अर्थ फक्त त्याच्यासाठी काम करू असं नाही, तर आता तर निवडणुका संपलेल्या आहेत. आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना असं वाटतं की भारत जोडो अभियान सारख्या संघटनांची जी संघटना देशामधल्या या सगळ्या लोकांना एकत्र करून वाटचाल करणार आहे, त्यांची अधिक गरज आहे, हेच आम्ही आता सगळ्या वेगवेगळ्या ठिकाणी सांगतो आहोत. आणि म्हणून त्याचा आणि कुठल्याही पक्षाचा, मग देश पातळीवरती इंडिया आघाडी असेल किंवा महाराष्ट्राच्या पातळीवरती भारत जोडो अभियान असेल, याच्यामधल्या पक्षांशी भारत जोडो अभियानच्या कार्यकर्त्यांशी त्या अर्थानं काही संबंध नाहीये. जरूर निवडणुकीच्या मध्ये काही भूमिका घ्याव्या लागतात, कोण आलं पाहिजे त्यातली त्यात. आत्ता सोयीचं कुठलं आहे, देश पातळीवरती इंडिया आघाडीला आम्ही पाठिंबा दिला, आत्ता महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला, आणि परंतु त्याचबरोबर त्यांच्यामधले जर काही विसंवादी काही शक्ती असतील तर त्यांचाही त्या वेळेस आम्ही विरोध केलेला आहे. एवढंच या निमित्ताने मला मांडायचं आहे. भारत जोडो अभियानची भूमिका ही अतिशय स्वच्छ आहे. इथं लोकांच्या प्रश्नाबरोबर काम करणाऱ्या लोकांनी एकत्र आलं पाहिजे आणि भारत जोडो अभियानच्या अनुषंगानं आम्ही तो प्रयत्न करतो आहोत. धन्यवाद। लातूर में आने का ये मेरा तीसरा मौका है। पहली बार शायद आज से 15-20 वर्ष पहले मैं आया था। एक व्याख्यान माला थी यहाँ पे उस सिलसिले में। दूसरी बार जब दुष्काल था 2016 में, तो हमने पदयात्रा की थी मराठवाड़ा से बुंदेलखंड तक की, तब आने का अवसर मिला था। आज तीसरा अवसर है।
सौभाग्यशाली हूं, कृतज्ञ हूं आप सब यहां पे आए। ये प्रेस वार्ता भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हो रही है। भारत जोड़ो अभियान क्या है, क्या करता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए कि इसके बारे में काफी दुष्प्रचार चल रहा है, तो मैं उसके तथ्य रखना चाहूंगा। और कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, आप खुले तौर पे पूछिए। कम से कम इस प्रेस वार्ता में प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे बाकी दिल्ली वालों का मैं नहीं कह सकता। भारत जोड़ो अभियान कोई एक संगठन नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है। देश के ऐसे तमाम संगठनों, आंदोलनों और नागरिकों का जिन्हें महसूस होता है कि इस समय हमारे देश की बुनियाद पर हमला हो रहा है, जिन्हें लगता है कि आज संविधान पर, लोकशाही पर, हमारे गणतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। हमारी एक ही आस्था का सूत्र, ये किसी एक विचारधारा वाले लोगों का नहीं है, ना लेफ्ट, ना राइट, ना सेंटर, ना ये सब। हमारी प्रतिबद्धता है कि इस देश के संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए इस देश के लोगों को एक सूत्र में आने की जरूरत है। हमारी ऐसी समझ है कि इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को बचाने वाले लोगों की ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन वो एक सूत्र में एक साथ नहीं, वो बिखरी हुई। और जो संविधान की हत्या करने वाले हैं वो एकजुट हैं। हमारी ये मान्यता है कि इस देश में संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करने वाली बहुत बड़ी ऊर्जा है जो कि मुख्य धारा की पार्टियों के बाहर है। और इसलिए हमने अपना जो मुख्य काम समझा है वो ये है कि मुख्य धारा की पार्टियों के बाहर जो ऊर्जा है, चाहे वो जन आंदोलनों में हो, जिसे हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं वो हो, कुछ एनजीओ कहलाते हैं वो हो, कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले हो, छोटे छोटे जन संगठन हैं देश भर में, और ऐसे अनेक नागरिक हैं जिनके पास कोई मंच नहीं लेकिन जो महसूस करते हैं कि कुछ करने की जरूरत है। ऐसी तमाम ऊर्जा को एकत्रित करना भारत जोड़ो अभियान का लक्ष्य है। और ये करने के लिए हम 3 मोर्चों पे काम करते हैं। पहला मोर्चा चुनावी राजनीति का। हम चुनावी राजनीति में दखल देते हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ते, हमारा एक भी कैंडिडेट नहीं है, ना हमें चाहिए, ना किसी से टिकट मांगी है। और हमारे इस मोर्चे में जो पॉलिटिकल पार्टियां थीं, उन्होंने भी लिख के संकल्प किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं खुद ऐसी पार्टी से हूं, सुभाष लोमटे हैं, स्वराज इंडिया, जिसने लिख के संकल्प किया कि इस समय देश बचाने का समय है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमें इस वक्त केवल जो इस देश को बचाने की राजनीति कर सकते हैं उनको चुनाव में मदद करें। ये सोचते हुए हमने इंडिया गठबंधन को खुल के समर्थन दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में हमने महाविकास आघाड़ी का समर्थन किया। ये एक मोर्चा है। दूसरा मोर्चा है जन आंदोलनों और जन संघर्ष का। देश भर में शिक्षा के सवाल पे, खाद्यान्न के सवाल पे, किसान, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, इन तमाम मोर्चों पे जो जन आंदोलन चल रहे हैं, हमारी समझ में जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, उनकी मदद करना, उनके साथ खड़ा होना। सुभाष भाई को आप जानते हैं, शायद 40 वर्ष से या कितने हो गए
असंगठित मजदूरों की संघर्ष इस देश में करने वाले जो अग्रणी नाम हैं, उनमें से सुभाष भाई। मैं खुद किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, हमारे तमाम साथी अपने अपने तरह के आंदोलनों से जुड़े। ये हमारा दूसरा मोर्चा है। और तीसरा मोर्चा है संस्कृति का, विचार का। हमें महसूस होता है कि इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस देश के सामान्य जन में ये विचार जाए कि संविधान के विचार है क्या। किसी को समझ नहीं है, नई पीढ़ी तक ये विचार नहीं गए। तो नई पीढ़ी तक, सामान्य जन तक संवैधानिक मूल्यों को पहुंचाना, उनकी भाषा में, उनके मुहावरे में, उनके मुद्दों से जोड़ के, ये हमारा तीसरा काम। इन तीनों काम पे भारत जोड़ो अभियान काम करता रहा है। भारत जोड़ो शब्द से ऐसा आभास होता है कई लोगों को कि ये कांग्रेस का मोर्चा हो, और ये बात बिल्कुल सही है कि भारत जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा के बाद बना, और हमने भारत जोड़ो यात्रा में खुल के सहयोग किया। उस यात्रा के साथ साथ हम चले। यहां से भी 2023 को 30 जनवरी 2023 को समाप्त हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। उसके 7 दिन बाद 6 फरवरी 2023 को हमने भारत जोड़ो अभियान की स्थापना की। उस वक्त विपक्ष के प्रमुख कई नेता थे, सबको बुलाया, वो आए। बाद में इंडिया गठबंधन बना तो हमने उसको समर्थन दिया। तो भारत जोड़ो अभियान किसी एक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता। कई बार लोकसभा चुनाव में हमारे पास कोई दुविधा नहीं थी क्योंकि इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जहां इंडिया गठबंधन के लोगों का आपस में कॉन्टेस्ट था, वहां हमने ये देखकर कि कौन बीजेपी को हराने में ज्यादा सक्षम है, हमने उसका समर्थन किया। बंगाल में हमने टीएमसी का समर्थन किया, खुल के किया। तो किसी एक पार्टी से संबंध नहीं है इसका, किसी एक विचारधारा है, किसी लेफ्ट राइट, उससे किसी वाद से बंधा हुआ नहीं है, किसी इष्ट देवता से बंधा हुआ नहीं। जैसे मैंने कहा, इस संविधान से बंधा। ये सब कहना आज के संदर्भ में इसलिए विशेष जरूरी है कि परसों महाराष्ट्र विधानसभा के नागपुर सत्र में मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने कीमती समय का लगभग 10 मिनट भारत जोड़ो अभियान को दिया। उन्होंने नई सरकार बनने के बाद शायद पहला बिल था वो, नई सरकार आई लाटकी बहिना के आंदोलनकारियों को कैसे पकड़ के जेल में डाला जाए, उसके लिए नया कानून बना। पुराने कानून सिर्फ पकड़ना नहीं, ऐसा विशेष कानून बनाना किया। और वो इंट्रोड्यूस करने के बाद वो बिल तो सेलेक्ट कमेटी को चला गया है, लेकिन अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर बात करते समय देवेंद्र फडणवीस जी ने भारत जोड़ो अभियान का नाम दिया। पहले कहा कि इसकी स्थापना राहुल गांधी ने की थी, जो बिल्कुल फैक्चुअली गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि ये इसमें 180 संगठन हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पता है, वो सूची मेरे को भी दे दें। मेरे पास तो नहीं है वो सूची, लेकिन मुझे दे दें तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो पता लग जाए मेरे यहाँ पे कितने संगठन हैं, तो उन्हें एग्जैक्ट नंबर पता है। और उनका आरोप ये था कि इसमें नक्सली संगठन है। अब नक्सली क्या होता है, मैं समझता हूं आज अब नई पीढ़ी तो इसका अर्थ भी नहीं पता है। यहाँ पे वरिष्ठ साथी हैं, उनको पता होगा, लेकिन सबके यादाश्त के लिए मैं बता दूं, नक्सली वो लोग होते हैं, सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट आंदोलन की वो छोटी सी धारा जिसे संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। बंगाल के नक्सलबाड़ी नामक गांव से पैदा हुआ ये नक्सली आंदोलन उन लोगों का आंदोलन था जिन्होंने सीपीआई को और बाद में सीपीएम को कहा कि तुम तो बेकार का चुनाव वगैरह लड़ते हो, इससे कुछ नहीं होगा, इस देश में लोकतंत्र से, संसदीय प्रणाली से कुछ नहीं होगा। नक्सलियों ने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए सशस्त्र क्रांति की जरूरत है। तो नक्सली वो लोग होते हैं जिनको संसदीय लोकतंत्र में आस्था नहीं है, चुनाव में आस्था नहीं है,
और अहिंसा में आस्था नहीं है, जो कि हिंसा के सहारे तख्ता पलट करना चाहते हैं। जिन्होंने कहा जैसे चीन में तख्ता पलटा गया वैसे ही हम हिंसा के सहारे तख्ता पलटेंगे, ये बात नक्सली लोगों ने कही। अब महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी इन्हें नक्सली बता रहे हैं। चलिए, मेरे को आप नहीं जानते, मैं बाहर से आया हूं, इन्हें तो 40 साल से जानते होंगे। हमारे महाराष्ट्र के कन्वीनर हैं उल्काताई महाजन, ललित भाई बाबर और संजय मंगला गोपाल। ये किन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं आप सब जानते हैं। आदिवासी आंदोलन से, जल जंगल जमीन के आंदोलन से जुड़े हुए, मेधा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए, दलित हक के आंदोलन से, पट्टे का जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए, और सदैव लोकतांत्रिक आस्था में काम करने वाले, हमेशा हिंसा का प्रतिकार करने वाले। और मतलब जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम लोग तो नक्सलियों के विरुद्ध पर्चे लिखा करते थे कि हिंसा का मार्ग इस देश का मार्ग नहीं है, इस देश का मार्ग गांधी का मार्ग है, जयप्रकाश लोहिया का मार्ग है, हम लोकतंत्र के जरिए काम करेंगे। और आज हम लोगों को नक्सली बताया जा रहा है क्योंकि इनके पास और कोई बहाना नहीं। कैसे कहें कि हमाल के लिए 40 साल काम करने वाले आदमी को हम जेल में डालना चाहते हैं क्योंकि इसने हमारे विरुद्ध चुनाव में प्रचार किया। समस्या यही, देवेंद्र फडणवीस जी ने चुनाव होने से पहले भी ये कहा था। चुनाव प्रचार के दौरान मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, क्या कहा था, बिल्कुल वो है कि हम लोकसभा चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि हम भारत जोड़ो का मुकाबला नहीं कर सके, इन लोगों के प्रचार का प्रतिकार हम नहीं कर सके, इसलिए हम हारे, लेकिन अब विधानसभा में हमने इंतजाम कर लिया है। ये देवेंद्र फडणवीस के शब्द थे। तो उनकी पीड़ा बिल्कुल स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव इन जन आंदोलन वालों ने हमें हरवा दिया। और अब आप वैचारिक प्रतिद्वंदी से क्या करते हैं, आप विचार के मुकाबले में विचार खड़ा कीजिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदी से कैसे मुकाबला करते हैं, जनता के पास जाइए। लेकिन इतने से इनकी बात नहीं करते, अब ये पुलिस के जरिए डील करना चाहते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला, क्या इस देश में हिंसा, अराजकता से निपटने के लिए कानूनों की कमी है? क्या इस देश में आईपीसी पहले हुआ करती थी, अब भारत न्याय संहिता बन गई है? आपने ही बनाई है। आईपीसी तो अंग्रेजों ने बनाई थी, भारत न्याय संहिता तो आपने बनाई है। आपने कहा कि अब सारे दुरुस्त कर दिया गया है, इसमें जो जो कमियां थी सब कुछ ठीक कर ली गई हैं। और वो कमियां ठीक होने के 1 वर्ष के अंदर आपको लगता है कि एक नया कानून लाने की जरूरत है। क्यों? इस देश में स्पेशल कानूनों का इतिहास बताता है कि इन कानूनों का केवल दुरुपयोग नहीं होता, इनका दुरुपयोग ही इनका एकमात्र उपयोग है और कोई काम नहीं है इन कानूनों का। केवल इन कानूनों का इरादा है अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना, डराना, दबा के रखना, और कोई इसका किसी हिंसा से नहीं है। और आप सब महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं, पत्रकार हैं, क्या इस देश के सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित इलाकों में महाराष्ट्र है? क्या महाराष्ट्र अराजकता का शिकार है, जो कि एक राजनीतिक हिंसा के द्वारा प्रायोजित अराजकता का, कि आपको पुलिस और जेल की आवश्यकता है? तीसरा, भारत जोड़ो अभियान ने आज तक सैकड़ों स्टेटमेंट दिए होंगे, पता नहीं कितनी हमने सभाएं की होंगी। एक सभा में एक वक्तव्य दिखा दीजिए जो कि लोकतंत्र विरोधी हो, जो हिंसा का समर्थन करता हो। आप एक वक्तव्य दिखा दीजिए किस तरह से भारत जोड़ो अभियान नक्सली हो गया, जिसके हर क्षण जिसकी लोकतंत्र में आस्था है, जो संगठन बना ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, उसको आप नक्सली बता रहे हैं। चौथा, मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत जोड़ो अभियान में इतने नक्सली संगठन है, पता नहीं कितने, एक जगह उन्होंने 10 बोला, फिर उन्होंने कहा आर पाटिल ने 40 की लिस्ट दी थी उसमें है,
फिर उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने 72 की लिस्ट दी थी, उसमें है। मैं आप सबके माध्यम से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को अनुरोध करना चाहता हूं, आप इसे छुपा के मत रखिए। भारत जोड़ो अभियान डर नहीं लगता, आप कृपया नाम सार्वजनिक कीजिए। आप बताइए कौन कौन से संगठन हैं जो कि नक्सली हैं, जो लोकतंत्र और अहिंसा में विश्वास नहीं करते और जो भारत जोड़ो अभियान के अभिन्न अंग हैं, भारत जोड़ो अभियान में काम कर रहे हैं। कृपया उनके नाम सार्वजनिक कीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने एक और बात कही, कहा कि काठमांडू में एक गुप्त मीटिंग हुई थी, जिस गुप्त मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित किया गया, उन्होंने प्रस्ताव के अंश पढ़ के सुनाए। जब उन्हें इतना पता लगा, और कहा कि इसमें भारत जोड़ो शामिल था, जब उन्हें इतना पता है तो कृपया करके ये बता दीजिए कि वो मीटिंग किस बैनर के तहत हुई और उस मीटिंग में भाग लेने वाले व्यक्तियों का नाम क्या था। आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो के लोग थे उसमें, मीटिंग भारत जोड़ो के लोग करवा रहे थे, कृपया नाम जाहिर। इसे आप अनुरोध समझ लीजिए, इसे आप चुनौती समझ लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसके नाम सार्वजनिक कीजिए और महाराष्ट्र की जनता देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये लंबा संघर्ष है, संविधान को बचाने का संघर्ष है, इस देश की सभ्यता की बुनियाद बचाने का संघर्ष है। हम ये करेंगे, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी जो मर्जी कानून लेके आ जाए, कल को चाहे हम लोगों को जेल में डाल दें, ये देश डरने वाला नहीं। मैं इस बात को दर्ज कर दूं, हो सकता है आज नहीं, आज से 1 साल बाद आपको महत्वपूर्ण लगे। जिस तरह से भीमा कोरेगांव का षड्यंत्र रचा गया, भीमा कोरेगांव का षड्यंत्र नहीं था, भीमा कोरेगांव के नाम पर इस देश के तमाम एक्टिविस्ट को, आनंद तेलतुंबड़े तक को पकड़ के अंदर करने का षड्यंत्र रचा गया था, ऐसा ही एक और षड्यंत्र रचने की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे। लेकिन इस देश का इतिहास बताता है, जब जब इस तरह का दमन हुआ है, तब तब वो संघर्ष और तीखा हुआ है। अहिंसात्मक लोकतांत्रिक तरीके से भारत जोड़ो अभियान अपना काम जारी रखेगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न है?